नीति निदेशक तत्व। हाँ जी, नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्व अपने संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व अपने पढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्व, इससे पहले वाला भाग हमने मूल अधिकार पढ़ा। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और नीति निदेशक तत्व जो है वो हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से हमने ग्रहण किए हैं। और नीति निदेशक तत्व राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर निर्भर है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रकट करते हैं नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व जो है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य इनको चाहे व्यवहारिक रूप से लागू करे चाहे व्यवहारिक रूप से लागू न करे, राज्य की इच्छा पर नीति निदेशक तत्व जो है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य उनको लागू करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो नीति निदेशक तत्व अपने भाग 4 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ते हैं। आयरलैंड से हमने ग्रहण किए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इससे पहले जब भाग 3 अपने पढ़ा उसमें भी अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 जो है उसमें भी अपने पढ़ रहे हैं राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में 12 में, वैसे हमने अनुच्छेद 12 शुरू किया उस समय बात की थी कि अनुच्छेद 12 और 36 ऑप्शन दोनों मिले, राज्य की परिभाषा पूछे, अपना आंसर 12 होगा, बेझिझक 12 कर देना। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 36 में यह लिखा है कि यहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ वही है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो यहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा दी अनुच्छेद 36 में, और राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 36 में वही है जो अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 12 में क्या थी राज्य की परिभाषा? कि वे सभी संस्थाएं, वे सभी संगठन जिनकी स्थापना संसद या विधानमंडल के किसी आदेश या कार्यकारी आदेश द्वारा सरकार के हुई हो, और ऐसे कोई संगठन जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हो, वो सारी संगठन संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो वो राज्य की परिभाषा। इसके बाद में अगला आर्टिकल है 37, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है? कि नीति निदेशक तत्वों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो बात हमने यहाँ पे की है इच्छा पर निर्भर है, वो ये बात है। अनुच्छेद 37 उस बात की व्याख्या करता है कि यदि राज्य चाहे तो नीति निदेशक तत्वों को लागू करेगा, और यदि राज्य नहीं चाहे तो नीति निदेशक तत्वों को लागू वो नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय जो है वो नीति निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकता। ये बात कहता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी व्यवस्था, राज्य लोगों के कल्याण करने के लिए नीतियां बनाएगा, इस बात की व्याख्या करता है। और अनुच्छेद 39 जो है 39 के अंदर अपने कई चीजें पढ़ेंगे। 39A में समान रोजगार, समान रोजगार की बात करता है अनुच्छेद 39
स्मॉल ए, ये कहता है समान रोजगार किसको, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि चाहे महिला और चाहे पुरुष हो, सभी को रोजगार की दृष्टि से समान रखा जाएगा। रोजगार के लिए महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ये बात कहता है 39A। इसके बाद में है 39B। 39B कहता है भौतिक संसाधनों के बारे में, कि राज्य भौतिक संसाधनों का उत्पादन व नियंत्रण इस प्रकार से करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। यानी राज्य ये करेगा, इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि भौतिक संसाधनों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होना चाहिए, सब लोगों को वो समान रूप से वितरित हो जाए और जिससे वो अपने जीवन को आसानी से यापन कर सके। तो राज्य भौतिक संसाधनों का उत्पादन नियंत्रण ऐसे करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके, ये बात कहता है 39B। 39C कहता है उत्पादन के साधनों के बारे में और धन के बारे में। 39C कहता है कि उत्पादन के साधन व धन का संकेंद्रण नहीं होगा, यानी जो उत्पादन के साधन है और इनकम जो है, पैसा जो है, वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। राज्य ऐसा नियम बनाएगा कि जो उत्पादन के साधन है और जो पैसा है वो एक ही लोगों के पास एकत्रित न हो, सभी लोगों के पास समान रूप से पैसा हो, समान रूप से उनके लिए उत्पादन के साधन उनको उपलब्ध हो। आर्थिक विषमता जो है उसको दूर करने की बात यहाँ पे की गई है 39C में। नेक्स्ट इसके बाद है 39D। 39D जो है वो बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पहले अपने बात की समान रोजगार की कि महिला पुरुष सभी को समान रोजगार दिए जाएंगे। 39D कहता है कि महिला और पुरुष को समान रोजगार मिलेगा तो उनको वेतन भी कैसा मिलेगा, समान ही मिलेगा। चाहे महिला और चाहे पुरुष हो, उसके साथ वेतन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा भी ये महिला है तो इसको इस कार्य के लिए कम पैसे दिए जाए, पुरुष है तो उसको ज्यादा दिया जाए। ठीक है, तो महिला और पुरुषों को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है 39D। नेक्स्ट इसके बाद में है 39E। 39E जो है वो बात करता है किसकी, 39E सुकुमार अवस्था। सुकुमार अवस्था, महिला व बच्चों के लिए अवस्थाओं की बात की है कि जब वो कार्य करें तो उनको अवस्थाएं जो है उनके अनुकूल होनी चाहिए। रोजगार उनको मिल रहा है, वो जो कार्य कर रहे हैं महिलाएं और बच्चे जो है उनके लिए उनकी अवस्था के अनुकूल उन्हें कार्य मिलना चाहिए। तो सुकुमार अवस्था की बात करता है। और 39F जो है वो बात करता है ऐसे वातावरण की। 39F कहता है कि बच्चों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो आसानी से व अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो कर सके। 39F ये कहता है कि वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण आसानी से व अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो कर सके। तो ये अनुच्छेद 39 इतनी 6 चीजों की बात करता है। अनुच्छेद 39A कहता है समान कार्य के लिए समान रोजगार होना चाहिए, सभी को समान रोजगार मिले। 39B कहता है कि राज्य भौतिक संसाधनों का जो है वो इस प्रकार से वितरण करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सकेगी। 39C कहता है कि राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि जिससे उत्पादन व धन का संकेंद्रण, उत्पादन के साधन और धन का संकेंद्रण नहीं होगा, यानी एक बंदे के पास इकट्ठा नहीं होगा। और 39D कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन।
कि महिला और पुरुष हो, जिसने काम समान एक जैसा काम है तो एक जैसा ही उनको वेतन मिलेगा। 39 जो है सुकुमार अवस्था, महिला और बच्चों के लिए जो जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, रोजगार उनको मिला है, वहां पे ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो कि उनके अनुकूल हो, उनके शारीरिक व्यवस्थाओं के अनुकूल हो, उनके हर तरीके से उनके अनुकूल वो हो, ऐसे उनको रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। 39F ये कहता है कि बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए जिससे वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो आसानी से कर सके, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण वो कर सके। इसकी व्याख्या करता है 39F। इसके बाद में जो है अपने एक चीज यहां पे और ध्यान रखनी है, 39A कैपिटल, यहां पे भी 39A हमने पढ़ा है, 39A ये पढ़ रहे हैं। 39A कैपिटल यदि लिखा हुआ मिले पेपर में तो वहां पे अपना आंसर समान रोजगार नहीं होगा, वहां पे होगा निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता 39A में जो है वो निशुल्क विधिक सहायता वाली बात जो है वो कही गई। 1987 में एक राष्ट्रीय न्यायिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जो राज्य है वो इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं, बीपीएल श्रेणी के लोगों को न्यायालय का जो खर्च है वो सरकार खुद वहन करेगी। ये क्या कहता है 39A इसके अंतर्गत ये बात कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, कि बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनका यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई मामला चल रहा है तो उनके न्यायालय का खर्चा जो है वो सरकार खुद वहन करेगी। ये बात कहता है 39A कैपिटल। ध्यान रखना है स्मॉल ए में समान रोजगार मिलेगा, लेकिन 39A कैपिटल यदि पेपर में लिखा हुआ मिले तो वहां पे अपना आंसर समान रोजगार नया होकर निःशुल्क विधिक सहायता होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आंसर अपने ये चीजें याद होने के बाद भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 39A कैपिटल और स्मॉल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 39A स्मॉल समान रोजगार, 39A कैपिटल निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आर्टिकल अपना जो है वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। जब भी अपने संविधान की चर्चा होती है तो वहां पे एक बात आती है कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और गांधी जी का भारत में बहुत बड़ा नाम है, बहुत स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो संविधान सभा के वो सदस्य भी नहीं थे। क्या गांधी जी का संविधान में कहीं पे भी कोई योगदान, गांधी जी की नीतियों को संविधान में कहीं कोई स्थान दिया गया है तो वो स्थान नीति निदेशक तत्व है। गांधी जी की जो नीतियां थी उनको नीति निदेशक तत्वों के अंदर स्थान दिया गया। गांधी जी चाहते थे कि गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों की शासन व्यवस्था जो है वो गांव के लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन है गांवों के अंदर। ही है गांव की शासन व्यवस्था गांव के लोगों के हाथ में है। जो सरपंच बनता है गांव के अंदर वो गांव का बंदा ही होता है। तो ग्राम पंचायतों को गठन की बात जो है वो अनुच्छेद 40 करता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि गांवों के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन हो। और ये गांधी जी की भी इच्छा थी कि गांव के लोगों को उनकी शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के अवसर मिलने चाहिए। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार।
कार्य शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि राज्य के नागरिकों को कार्य, उनको काम मिले, शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए तथा लोगों को राज्य हर प्रकार से सहयोग जो है वो करता रहेगा। तो कार्य शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत जो है वो व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 42 जो है वो बात करता है किसकी, अनुच्छेद 42 कहता है कि जो महिलाओं को छूट दी जाती है, विशेष प्रावधान किए जाते हैं, गर्भवती महिलाएं उनके लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जैसे एम्बुलेंस सेवा उनको दी जाती है। तो इस प्रकार के कुछ उनके लिए जो प्रावधान किए जाते हैं वो मानवीय सहायता जो है, मानवीय मूल्य, मानवीय सहायता जो है उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 42 के तहत किए गए हैं। मानवीय सहायता के प्रावधान अनुच्छेद 42 में की गई, महिला प्रसूता आदि की सारी व्यवस्थाएं जो है वो अनुच्छेद 42 के तहत जो है वो दी गई। अनुच्छेद 43 जो है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य वेतन, मजदूरों की दैनिक मजदूरी, कि कम से कम इतना मजदूरी मिलनी चाहिए, इतना वेतन मिलना चाहिए काम वाले बंदे को कि जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन यापन जो है वो आसानी से कर सके। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ए कहता है कर्मकारों की भूमिका, इसमें कर्मकारों की भूमिका जिस स्थान पे वो काम कर रहे हैं, जिस स्थान पे फैक्ट्री जो कारखाने यानी जिस भी स्थान पे वो कार्य कर रहे हैं तो वहां पे कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए, उसकी बात करता है। और 43 बी जो है वो सहकारी समितियों की बात करता है कि कर्मकारों को, कर्मचारियों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। कर्मकारों की सहकारी समितियां उनके लिए बनाई जाए। 43 बी इस बात की व्याख्या करता है। 43 ए कहता है कि जिस भी स्थान पे कर्मचारी वो कार्य कर रहा है वहां पे उस स्थान में, उस संस्थान में, उस उद्योग धंधे में उसकी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। और 43 जो कहता है वो निर्वाह योग्य दैनिक मजदूरी की बात जो है वो करता है कि उसको कम से कम इतना वेतन जरूर मिले कि जिससे वो जीवन यापन अपना आसानी से कर सके। इसके बाद में है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एक नाम और भी लिखा हुआ मिल सकता है पेपर में आपको, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड, ये क्या चीज है? अभी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के लिए एक अपने बड़ी सी बात सीधी सुनते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे समान नागरिक संहिता कानून लागू है। ये समान नागरिक संहिता होती क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानूनों की व्यवस्था, वो कहलाती है समान नागरिक संहिता। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है या है, इस बात पे अपने चर्चा करेंगे। तो समान नागरिक संहिता, एक तो सीधी बड़ी बड़ी बात अपने जैसे पढ़ते हैं कि समान नागरिक संहिता भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे समान नागरिक संहिता कानून लागू है। पहले अपने पढ़ा कि राज्य किसकी नीति निर्देशक तत्व किसकी इच्छा पर निर्भर है? राज्य की, कि राज्य इनको व्यवहारिक रूप से लागू करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आज तक कॉमन सिविल कोड पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से लागू क्यों नहीं हुआ है? इसका कारण यही है कि ये किसमें शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और सरकारों की मंशाएं सिर्फ राजनीति करने की होती है, वो व्यवस्थित रूप से सुधार नहीं चाहती।
तो इसलिए आज तक ये प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है। एकमात्र राज्य गोवा जहां पे ये समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है। होता क्या है समान नागरिक संहिता कानून? समान नागरिक संहिता कानून का मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून। क्या भारत में एक जैसे कानून नहीं है? अधिकांश मामलों के अंदर भारत में एक जैसे कानून है। कुछ एक मामलों को छोड़कर, जैसे विवाह से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, इन मामलों को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए एक जैसे नियम ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी चोर ने चोरी कर ली, आज ऐसा तो नहीं देखा जाता, ये एक हिंदू ने चोरी की उसको 5 साल की सजा दी जाएगी और एक मुस्लिम है उसको 10 साल की सजा दे दी जाएगी। चोरी की है, एक जैसा ही कानून है कि चोरी की अपराध की है। यदि किसी ने किसी की हत्या कर दी, एक जैसा कानून ही है वहां पे, तो वो समान नागरिक संहिता है, वो एक जैसे कानून। ये जो चीजें हैं, विवाह, तलाक, यहां पे विशेष प्रावधान। मुस्लिम धर्म के लिए अलग छूट दी गई है। जैसे हिंदू धर्म या अन्य किसी भी धर्म का जो है, उसके लिए यदि 2 से अधिक उसके संतान है तो वो सरकारी सेवाओं में नहीं जा सकता। विवाह में 1 से अधिक विवाह नहीं हो सकते उनके, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उनके लिए कुछ विशेष जो चीजें हैं वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो क्या है, समान नागरिक संहिता में। तो विवाह, तलाक, इन चीजों को छोड़ के बाकी समान नागरिक संहिता हर चीज में लगभग जो है वो लागू है भारत में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है अगला आर्टिकल अनुच्छेद 45, 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, उनको प्राथमिक शिक्षा की बात ये करता है। अनुच्छेद 45 जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी वाली जो शिक्षा है उसकी बात करता है कि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाए। नीति निर्देशक तत्वों में भी अपने शिक्षा की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार अपने पढ़े 21A, उसमें भी शिक्षा की बात है। और मूल कर्तव्य जब अपने पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य जब अपने पढ़ेंगे, उसका भी 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, अपना शिक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 45 जो है वो ये कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके बाद में आर्टिकल 46 जो है वो SC ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब है पैसे से, यहां आर्थिक रूप से उनके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य जो है उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। आर्थिक सहयोग की यदि उनको आवश्यकता हो तो वो राज्य उनको उपलब्ध करवाएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति के अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण, इसकी बात करता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 कहता है उच्च पौष्टिक भोजन की बात करता है। उच्च पौष्टिक भोजन कि राज्य जो है वो व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक नागरिक को उच्च पौष्टिक भोजन मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, उसका स्वास्थ्य जो है वो बेहतरीन बने। स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार, इन सब चीजों का उल्लेख कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 47 में मिलता है कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो है वो भोजन कैसा मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन, जो उच्च पौष्टिक भोजन उसको मिलना चाहिए। इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 जो है कृषि व पशुपालन की बात करता है। कृषि व पशुपालन, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि व पशुपालन के बारे में कि राज्य जो है वो कृषि व पशुपालन के लिए विशेष प्रकार की नीतियां बनाएगा। कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक प्रावधान जो है वो किए जाते हैं कृषि कार्यों में सहयोग के लिए, और पशुपालन में भी नस्ल सुधार कार्यक्रम, डेयरी संयंत्र, ये अनेक प्रोग्राम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो वो इसी के तहत जो है वो चलाई जाती है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण,
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण करना जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है। जैसे अपने कोई भारत में जितने भी पैलेस है, कोई ताजमहल मान लीजिए, लाल किला मान लीजिए, या कोई और जैसे कोई किसी दुर्ग है राजस्थान में, जैसे अनेक दुर्ग अपने चित्तौड़ है, कोई रणथंभौर है, ठीक है, तो दुर्ग हो गए या कोई किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनके संरक्षण की जिम्मेदारी होगी राज्य की। ये बात कहता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 जो है वो बात करता है किसकी? अनुच्छेद 50 जो है वो बात करता है अपने कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है कि न्यायपालिका भारत की और कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब न्यायालय अपने जो है वो, कार्यपालिका मतलब जो कानून लागू करती है। कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, व्यवस्थापिका का होता है, जो कानून बनाती है, जैसे संसद है, राज्यों के अंदर विधानमंडल है, तो वो तो व्यवस्थापिका या विधायिका कहलाएगी। कार्यपालिका होती है केंद्र में, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्यों में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो कार्यपालिका कहलाएगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होंगे? पृथक पृथक होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों अपने कार्य अलग अलग करेंगे, स्वतंत्र रूप से वो कार्य करेंगे, वो अपने कार्य एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप जो वो नहीं करेंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है अनुच्छेद 51 कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या बनाए रखेगा? शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेगा, पंचशील सिद्धांत जो अपने पढ़ते हैं, और भारत की विदेश नीति जो है वो भी इसी के ऊपर आधारित है, अपने अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था भी, क्योंकि भारत देश की व्यवस्था यही है कि भारत सबसे पहले चल के किसी भी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेगा। हाँ, यदि कोई आक्रमण करता है तो उसका सही ढंग से जवाब देगा, लेकिन पहले भारत जो है वो किसी भी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 51वां अपना अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये अनुच्छेद 51 है, और इसी के साथ अपने नीति निर्देशक तत्व जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो 36 से 51 तक अपने नीति निर्देशक तत्वों की बात की। इसके बाद में नेक्स्ट अपने अगला भाग जो है राष्ट्रपति रहेगा, भाग 5 संघ सरकार अपने पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से 151 तक। अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।